कि चांद की सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा कि यूं तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ रही है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। तो क्यों ना आप अपने यहाँ से एक पुलिस अफसर को हमारे यहाँ भेजें जो कि हमारी पुलिस को ट्रेन कर सके। तय किया गया कि हजारों मामलों में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मतदीन को भेजा जाएगा। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो उनको समझ में आया कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। फौरन इनकी तनख्वाह घटाओ। तुम लोग जो काम करते हो ना, इधर उधर चोरी, डकैती और न जाने क्या क्या, चाहूं तो इसके लिए तुमको 10 साल की जेल करवा सकता हूँ। बताओ, जाना है? अब आधी समस्या हल हो चुकी थी। ये सब देखकर चांद पर इंस्पेक्टर उनको दिमाग फट गया। मतलब वो ऐसा हो गया कि ये क्या तरीका, क्या आदमी है ये कितना बुद्धिमान आदमी। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा था। फिर एक दिन वह पत्र खुल ही गया। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार हम अच्छे होते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका नम में एक बार फिर स्वागत है। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, हमारे साथ भी और हमारे आसपास के लोगों के साथ भी, कि हमें पता होता है कि ये अच्छे लोग हैं, ये जो कर रहे हैं ये अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, परंतु इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। या फिर जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं कभी कभी, पर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा होता है, और उस टाइम पे हमको यह भी पता हो रहा होता है कि ये बंदा है मन का अच्छा ही, परंतु हम कुछ फिर भी कर नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, इसको आज हम एक बड़ी ही रोमांचक, बड़ी ही मजेदार कहानी के माध्यम से समझेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के बड़े ही, मेरे तो बड़े पसंदीदा लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने लिखी है। कहानी का नाम है मातादीन चांद पर, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो जैसा कि कहानी का शीर्षक बता रहा है, कहानी के मुख्य किरदार है इंस्पेक्टर मातादीन जी। इंस्पेक्टर मातादीन बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने ना जाने कितने सारे केसों की इन्वेस्टिगेशन करके अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलाई है। और जब आप ये कहानी सुनेंगे तब ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि हरिशंकर परसाई एक सरकास्टिक लेखक थे, वो व्यंग लिखते थे, वो सार्कसम करते थे चीजों के ऊपर। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो जो इंस्पेक्टर मातादीन है, वे बड़े ही कुशाग्र बुद्धि वाले इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े उनको मुजरिमों को सजा दिलाई है। तो होता कुछ एक दिन यूं है कि सभी की पंगत लगी होती है, सभी अपने चौराहे पर खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी इंस्पेक्टर मातादीन से कोई बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, वैज्ञानिकों ने कहा है कि चांद पर कुछ नहीं है, चांद पर ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है वहां पर। तब इंस्पेक्टर मातादीन उनको काटते हैं, अरे कुछ नहीं पता है इन लोगों को, इन लोगों ने सिर्फ चांद का उजला हिस्सा देखा है जहां पर कंकड़ पत्थर है, ये पीछे तरफ कभी गए ही नहीं जहां पर अंधेरा होता है। और हमेशा विज्ञान इंस्पेक्टर मातादीन से हारी है। जब किसी केस में जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है, उसने बोला है कि जो गुनहगार है उसके फिंगरप्रिंट के निशान इस अपराधी को जिसको आपने पकड़ा उसके फिंगरप्रिंट के निशान से नहीं मिल रहे हैं, तब वो फिंगरप्रिंट वैज्ञानिक एक्सपर्ट उनसे हारा है और लास्ट में अपराध उस व्यक्ति के ऊपर ही सिद्ध हुआ और मातादीन जी ने उसको गलत साबित किया है। तो विज्ञान उनसे हमेशा हारी है। तब मातादीन बोलते हैं कि मैं अंधेरे हिस्से में होकर आया हूं चांद के। परंतु ये हुआ कब ऐसा हुआ कि मातादीन जी चांद के अंधेरे हिस्से में जाकर आए? दोस्तों, अब होती है असली कहानी शुरू। तो होता कुछ यूं है, मैं आपको हरिशंकर परसाई जी के ही एग्जैक्ट वर्ड्स सुनाऊंगा बीच बीच में, ताकि आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट चीज पता लग पाए कि कहानी में कहना क्या चाह रहे थे वो। ठीक है, सो मैं आपको सुनाता हूं। होता एक बार कुछ यूं है कि चांद की सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा कि यूं तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ रही है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है भारत में तो बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि वाली पुलिस है,
तो क्यों ना आप अपने यहाँ से एक पुलिस अफसर को हमारे यहाँ भेजें जो कि हमारी पुलिस को ट्रेन कर सके, उनको सिखा सके, उनको बता सके कि अपराधी को कैसे पकड़ा जाता है। तब गृह मंत्री जी ने सचिव से कहा कि आईजी को भेज दो, आईजी साहब को भेज दो। तब गृह मंत्री ने कहा कि अब देखिए आप यहाँ पे पावर डायनेमिक्स वाली बात है ना, चांद हमारा उपग्रह है, हम क्यों भेजें, हम नहीं भेज सकते ना अपने के आईजी को। तो तब गृह मंत्री बोलता है कि नहीं सर, आईजी साहब को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है, चांद हमारा एक शुद्ध उपग्रह है, आईजी की रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। तय किया गया कि हजारों मामलों में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मतदीन को भेजा जाएगा। चांद की सरकार को पत्र लिखा गया कि आप कृपया चंद्रयान भेज दीजिए, हमारे यहाँ से इंस्पेक्टर मतदीन आपके यहाँ की पुलिस को सिखाने के लिए आ रहे हैं। मतदीन जी की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर आया और मतदीन जी यान की तरफ बढ़े जाने के लिए। अब मैं बताता हूं वर्ड टू वर्ड क्या हुआ कि वे यान में बैठने लगे और एक ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर लाइसेंस है? जी साहब है। और गाड़ियां बत्ती ठीक है? जी साहब ठीक है। मतदीन ने कहा यह सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे बीच में अंतरिक्ष में चालान काट दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहां आदमी इस तरह नहीं बोलते सर। मतदीन ने कहा जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं जाकर ठीक कर दूंगा। मतदीन जी ने चांद के यान पे कदम रखा ही था कि तभी एक हवलदार उनकी तरफ भागते हुए आया और बोला कि इंस्पेक्टर साहब, बड़े साहब ने कहा है कि उनकी घर से के लिए, घर से मतलब जो पत्नी होती है उनको घर से बोला जाता है, जो पुरानी भाषा है उसमें, तो उनकी घर से ने कहा है कि उनके लिए एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आइएगा वापस आते समय चांद से। तो मतदीन जी बड़े खुश होकर बोले कि बिल्कुल बिल्कुल मैं लेकर आऊंगा। अभी मतदीन जी चांद के यान जो आया था उस पर बैठे ही थे, अभी उनकी रौबदारी शुरू हुई थी, अभी उनकी रौबदारी आगे देखना आप कितनी होगी। चांद के यान पर बैठे और बैठते ही बोले अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया आसपास लाखों मील कुछ दूर कुछ भी नहीं है साहब, हॉर्न बजाकर क्या करूंगा? मतदीन ने डांटा मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पहुंच अधिकारी मतदीन के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। अब देखो ये फिर से पावर डायनेमिक्स, बड़ा आदमी है भाई, पावर डायनेमिक्स समझ के ही करता है जो करता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। सो अभी मतदीन जी चांद के सतह पर पहुंच चुके हैं, अभी उनके अंतरिक्ष अड्डे पर पहुंच गए हैं, उनको उतरा है। अभी देखो अभी क्या होता है आगे। मतदीन जी वहां पहुंचते तो किसी के कंधे पर फीते, ना किसी के कंधे पर स्टार, ना किसी को ना तो स्टार रखे हुए हैं, ना ही किसी के उस पर फीते लगे हुए हैं। कुछ तो उनको समझ में नहीं आएगा कौन सी बड़ी रैंक का ऑफिसर है, कौन सी छोटी रैंक का ऑफिसर है, कि किससे उनको सैल्यूट करना है कि किसको नहीं करना है। तो उन्होंने कहा छोड़ो, कौन अभी इनसे सैल्यूट करेगा, कुछ करे, है ना, तो छोड़ दिया। फिर मतदीन जी वहां से आगे बढ़े और वहां के लोग उनको एक होटल में जाके रुका दिया। एक होटल में जाके वो रहने लगे। एक दिन उन्होंने आराम किया और दूसरे दिन काम पर लग गए। बड़े ही कर्मठ किस्म के हैं हमारे इंस्पेक्टर मतदीन। हुआ यूं कि अगले दिन जैसे ही उन्होंने पूरे पुलिस लाइन का मुआवजा किया, अगले दिन वहां के आईजी को बोले आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी के मंदिर नहीं है? हमारे यहाँ तो पूरी पुलिस लाइन में हनुमान जी के मंदिर है। आईजी ने कहा हनुमान जी कौन है? हम नहीं जानते। मतदीन ने कहा हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। और फिर मतदीन बताते हैं कि कैसे हनुमान जी ने रावण को सजा दी थी और बोला वही हनुमान हमारे आराध्य देव है, मैं उनकी फोटो लेता आया हूं, उनकी मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवा दीजिए। थोड़े दिनों में ही हर पुलिस लाइन में उनकी हनुमान जी की मूर्तियां लगवा दी गई और वहां पे जो भी अभी पुलिस वाले आते थे तो हर दिन हनुमान जी के दर्शन करते थे, फिर आते थे।
अभी केस आगे बढ़ता है। तो अब माता दीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे कि जिसकी वजह से उनकी जो पुलिस थी चांद की, वो एकदम कमजोर हो गई थी और लापरवाह थी और अलाल पड़ी हुई थी और अपराधों को ढूंढ ही नहीं रही थी, अपराधियों को पकड़वा ही नहीं रही थी। तो उन्होंने इस बात का अध्ययन शुरू किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। एक दिन बुद्धि चमकी शाम को और उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर उठाना। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो उनको समझ में आया कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। वो तुरंत बोले कि ये क्या बात है, तुम्हारे यहाँ पर सिपाही को 500 रुपए और हवलदार को 700 रुपए दिए जा रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो रही है। फौरन इनकी तनख्वाह घटाओ। हमारे यहाँ पर सिपाही को 100 रुपए और हवलदार को 300 रुपए दिए जाते हैं। तो तुरंत उनकी बोलने पर सबने वो सवाल किया कि ऐसा तो अन्याय होगा ना, मतलब उनको जो उनकी मेहनताना है वो तो मिलना चाहिए। तब माता दीन जी बोलते कि कोई अन्याय नहीं होगा, आपने इतनी वेतन उनकी दे रखी है तभी तो वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं। उनकी वेतन घटाइए, अभी 100 रुपए 300 रुपए और 100 रुपए और 300 रुपए करिए। तो उनकी वेतनों को तुरंत कम कर दिया गया। और जैसे ही कम करा, कुशाग्र बुद्धि के इंस्पेक्टर थे, जैसे ही कम करा तो अगले 2-3 महीनों में ही एकदम से केस बढ़ने लग गए, एकदम से मुजरिमों को पकड़वाने लग गए वहां के पुलिस वाले। और वहां की जो सरकार थी वो तो मतलब खुश हो गई कि अभी भाई ये हुआ कैसे, आखिरकार किया कैसे माता दीन जी ने, ये मतलब ये कैसा इंस्पेक्टर है जो कि तनख्वाह कम करके और इतना काम अच्छा कर दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि पूछने के लिए गए कि लॉजिक बताओ, ऐसे हुआ कैसे, आपने मतलब आपने कर तो दिया, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, मगर हुआ कैसे। तब माता दीन जी ने उनको समझाते हुए कहा कि सीधी सी बात है, तुम इतनी तनख्वाह दे रहे हो, उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुमने तनख्वाह कम करोगे वो अपने परिवार को पाल ही नहीं पाएंगे, और जब अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे होंगे तो अपने आप उनको अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा, तभी उनकी ऊपरी कमाई होगी। तो अपने आप वो काम करने के लिए विवश हो जाएंगे। सब तो ये सुन के पागल हो गए, मतलब उनका ऐसी फैन फॉलोइंग हो गई पूरे चांद के लोगों के बीच में, भैया कोई इंस्पेक्टर आया है जो कि एकदम इतना भयंकर है कि भाई तनख्वाह कम करता है और सभी लोगों को मतलब पुलिस एकदम बढ़िया हो जाती है। तो अभी एकदम फैन फॉलोइंग उनकी कड़क हो गई चांद के ऊपर। अब आधी समस्या हल हो चुकी थी, पुलिस के उसमें डिसिप्लिन भी आ गया था और पुलिस काम भी करने लग गई थी। अब आलस नहीं था पुलिस में। अब केवल एक चीज बाकी थी, उनको जांच पड़ताल करने की विधि सिखाना। तो बस माता दीन जी जो थे वो एक ताक में थे कि कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो सिखा सके लोगों को कि कैसे जांच पड़ताल की जाती है। तो एक दिन हुआ यूं कि एक मारपीट का केस आया जिसमें कि एक व्यक्ति की जान चली गई। तब माता दीन जी बोले कि तुम लोगों को सिखाने के लिए इसकी जांच पड़ताल मैं करता हूं, तुम लोग सीखना कि कैसे किया जाता है ये सब कुछ। अब दोस्तों मैं आपको ना एक ऐसे बर्ड टू बर्ड पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी मोड़ आया है कहानी का, अभी क्या होगा। तो मैं आपको वर्ड टू बर्ड पढ़ के सुनाऊंगा कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या था। माता दीन जी कहते हैं ये कत्ल का केस है, एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। चांद की पुलिस कहती है कि पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन जी ने कहा नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खूनी मिला, किसी के कपड़ों पर कुछ दाग वगैरह मिला। एक इंस्पेक्टर ने कहा हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक आदमी वहां रहता था, उसने उठाकर उसको अस्पताल भेज दिया। उस पहले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग जरूर मिले हैं। माता दीन जी बोले सबसे पहले उसको इंस्पेक्टर को माता दीन जी बोले सबसे पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। तब कोतवाल कहता है मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन जी ने कहा यह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढोगे कहां जाओगे, मतलब कि तुम खून के दाग ढूंढने के लिए अब कहां जाओगे। अभी खून के दाग उसके मिले हैं तो उसको तो पहले पकड़ लो, जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में करो पहले। सारे माता दीन के तनख्वाह वाले कदम के बाद से बड़ा ही प्रभावित थे और सभी देखने को उत्सुक थे कि अब माता दीन जी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं इस केस की, उल्टा करके केस को पूरा के पहले अपराधी को पकड़ लिया
अब इकट्ठा करेंगे उसके खिलाफ सबूत जुटाना। जांच पड़ताल शुरू हुई। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने कहा, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, वहां मेरा मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा मुहकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं झगड़े की जगह जाना क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा मकान वही है। मातादीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को तो सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है। सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। महान मातादीन जी, उनका कहना है कि हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। चाहे वो जेल चला जाए या फिर कोई और जेल चला जाए, या चाहे कोई सही में जो अपराध किया है उसने क्या फर्क पड़ता है। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। हम इसमें भेदभाव नहीं करते कि इसको जेल में डालना है या इसको नहीं डालना है। हमारा है कि हमको केस सॉल्व करना है तो हम केस सॉल्व करके देंगे। आगे क्या होता है? आगे होता यूं है कि दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने के ऊपर लोग बहुत खुश होंगे? तब लोगों ने बोला कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक आदमी के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। मातादीन जी बोले, अरे वाह, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर से सपोर्ट। इंस्पेक्टर बोला, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलानी क्यों। तब मातादीन जी ने एक बड़ा ही फिलोसॉफिकल जवाब दिया। जवाब सुनिए कि देखो, मैं समझाता हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ने वाला है ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है तो क्यों छोड़ना? तुम कहां फिरोगे खून ढूंढते हुए? भरो तुम तो एक FIR। मातादीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। अब आपके पास जो आए उससे कहते जाओ, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। मातादीन बोले, SP भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास शिकायत करेंगे। तब IG भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। भैया, मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। मंत्री भी तो यह कह सकता है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, मातादीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत हो चुका था। केस की तैयारी होने लगी। मातादीन ने कहा, अब 4-5 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह लाओ? तब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कहां से लाऊं? मातादीन ने सिर ठोक कर कहा, किन बेवकूफ से पाला पड़ गया, किन के बेवकूफों के बीच में फंस गया। कौन से बेवकूफ लोग हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट चला रहे हैं।
इसे तो ABCD भी नहीं आती। झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, चश्मदीद गवाह वो है जो कह दे कि मैंने देखा। मातादीन का तो भाई दिमाग खराब हो गया, समझ ही नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हैं। सर पकड़कर बैठे हुए थे जब मातादीन जी, तभी उन्होंने कहा, अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास रहती है, जहां जरूरत होती है उन्हें वहां पर चश्मदीद बना दिया जाता है। हमारे यहाँ एक ऐसा आदमी है जो साल में 300-400 वारदातें में चश्मदीद गवाह होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसे आदमी है जो साल में 300-400 वारदातों में चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी ने कोई शक्ति है, जिसे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूं। 8-10 उठाई गिरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर में 8-10 नवरत्न कोतवाल में हाजिर किए गए। आप देख रहे हो, रेडीमेड चश्मदीद गवाह बनाए जा रहे हैं। चश्मदीद गवाह होना नहीं जरूरी है, चश्मदीद गवाह बोलना जरूरी है कि मैं चश्मदीद हूं, मैंने देखा है। अब देखिए आगे क्या होता है। मातादीन उनसे मिले और बोले, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां नहीं थे। मातादीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी से मारते तो देखा है ना। उनको लगा कि होना हो ये पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात कर रहा है। वे हंसने लगे। मातादीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब हम वहां थे ही नहीं तो कैसे देखा? मातादीन ने गुर्राकर कहा, कैसे देखा सो बताता हूं। तुम लोग जो काम करते हो ना, इधर उधर चोरी, डकैती और न जाने क्या क्या, चाहूं तो इसके लिए तुमको 10 साल की जेल करवा सकता हूं। बताओ, जाना है? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। मातादीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को मारते हुए देखा है या नहीं देखा है? वे बोले, हाँ साहब, देखा है। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। मातादीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप चाहेंगे सो देखेंगे। भाई ये सब देखकर चांद पर इंस्पेक्टर, उनको दिमाग फट गया। मतलब वो ऐसे हो गया कि ये क्या तरीका, क्या आदमी है ये कितना बुद्धिमान आदमी है कि ये गुनाहगार को पकड़ने के बाद उसको उल्टा केस सॉल्व कर रहा है। हम तो पहले गुनाह देते थे, गुनाहगारों को ढूंढते थे, इसने गुनाहगार को ढूंढा फिर केस तक ले जा रहा है। और ये सब देखकर वहां पर खड़ा एक आदमी तो बेहोश होकर गिर गया, बेसिकली एक इंस्पेक्टर। और जब होश में आया तो मातादीन जी के पैर पकड़ लिए कि मुझे तो आपके ही चरणों में रहना है हमेशा। माताजी ने ऐसे कर, छोड़ो यार, क्या कौन सी बड़ी बात है ये करने में, हमारे यहाँ तो हर इंस्पेक्टर ही कर लेता है, कौन सी बड़ी बात है ये करने में। मातादीन जी ने आगे कार्रवाई चालू करी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सीख लिया। अब दोस्तों होता है क्लाइमैक्स चालू। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस लगने लगे, सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। एक दिन मातादीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे हुए खुली जीप में बैठे थे। आसपास जय जयकारा करते हजारों लोग। और फिर परसाई जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता लेता आता। कुर्ता कोट, कुर्ता धोती, कुर्ता और टोपी पहनता तो एकदम नेता वाली फीलिंग आती। एक दिन चांद की संसद का
एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिनियम बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात की सोए नहीं है। रुआ से होकर प्रधानमंत्री जी ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए, परंतु आप चले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा था। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने वाला पत्थर लिया, जो बहुत स्टार्टिंग में उस इंस्पेक्टर ने हवलदार ने आके इनको बोला था कि एक एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आइएगा। वो उन्होंने एड़ी चमकाने का पत्थर रखा और चांद के से विदा हो गए। पत्थर नहीं बोले भाई देखो, स्टार्टिंग में जो उन्होंने पत्थर बोला था, वो पत्थर उनको लास्ट तक रहा। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद पर ऐसा क्या हुआ था कि माता दीन को एक दिन भारत लौटना पड़ गया। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? फिर एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये सब हुआ है। कोई आदमी मरे हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरते हैं कि बाप मर गया तो उसे ही हत्या का आरोप न लग जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना हो कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उन पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लगा दिया जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। और अंत में लिखा कि माता दीन ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर यहां रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार हम अच्छे होते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा होता है। होता बहुत बार ऐसा है कि जो आसपास का सिस्टम होता है, जो आसपास का मैं कहूँगा पैटर्न बनाया गया होता है, वो अच्छे होने को सपोर्ट ही नहीं करता। तो उस समय पर आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ उल्टा बुरा होगा। जैसे कि कहते हैं कि तोते को तोते की तरह और सांप को सांप की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप सांप को तोते की तरह और तोते को सांप की तरह ट्रीट करेंगे तो आप मुश्किल में फंसेंगे ही। सो अंत में, जैसा देश वैसा भेष। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। और आपको किरदार कैसे लगे, आपको माता दी का कैरेक्टर कैसा लगा? प्रॉब्लमेटिक लगा, हिपोक्रेटिक लगा, बेवकूफ़ लगा, बहुत ही बुद्धिमान लगा? प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम इस फील्ड में बहुत ही नौसिखिया है, तो हमें आपके फीडबैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो हम वो चीज़ आपको परोस पाए। बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए ना आपके साथ।